हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड को बढ़िया संभाल के रखिए, या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है उसको अपना फुलफिल कर लीजिए। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक, जिससे आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए समस्या क्या आती है कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब चीजों से अपने को बचना है भाई। जो व्यक्ति इन विषम परिस्थितियों से आगे निकल करके चला जाएगा वही कामयाबी को हासिल करेगा, ठीक है, या वही क्या है झंडा फहराएगा आगे चल करके। तो आप ध्यान रखिए, आप में सारी क्षमताएं हैं। आज हम लोग 1.5-2 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की क्षमता को अच्छे से समझते हैं। तो बिल्कुल भी आपको नकारात्मक विचार को नहीं लाना है। अपना जो भी आपने तैयारी की है उनको एक प्रॉपर अपना रिवीजन कीजिए, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो अपने को ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अपन क्या करते हैं भाई, यहां पे 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 1/3 माइनस मार्किंग में कुछ रिस्क लिया जा सकता है। ये रिस्क आप कहां पर लेंगे, ध्यान देना कि भाई 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में यदि आपको मालूम हो गया कि भाई इसमें से 2 ऑप्शन तो आंसर का हो ही नहीं सकता, अब 2 में से आपको सेलेक्ट करना है। मतलब जहां पे 50-50 वाली बात है वहां पर आप बिल्कुल रिस्क लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जहां बिल्कुल ब्लाइंड वाली बात है कि हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं और जबरदस्ती में ऊपर तुक्का लगा के आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल घातक होगा। एक पॉइंट के ध्यान रखिए। दूसरा, अब ये चीज बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कितना क्वेश्चन किस सेगमेंट से आएगा। सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको पूरा आप अच्छे से तैयारी कीजिए। विशेष रूप से देखो, जैसे आपने फिजिक्स का पेपर को देखा, तो फिजिक्स के पेपर में क्या है, आपका थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो न्यूमेरिकल के पीछे मतलब खास करके जिन बच्चों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बायोलॉजी वगैरह से रिलेटेड हैं, तो वो न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा ना भागे, थ्योरी को स्पेशली ध्यान दें। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये होता है कि हम सरल क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। सरल क्वेश्चन गलत करने का मतलब क्या होता है कि सिंपल, कि भाई आपका डेंटिस्ट कौन से मिरर को इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक सामान्य क्वेश्चन है, बुक में अपन पढ़े रहते हैं, लेकिन जब वहां पे हमको 4 ऑप्शन देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उनको आप अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। फिजिक्स में मतलब पूरा थ्योरी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, और वैसे भी आपने देखा भाई कि जो पूरा एनर्जी वाला जो टॉपिक है, टॉपिक तो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी है। स्ट्रक्चर आप आई वगैरह लाइट में, या जो फिजिक्स में आप लाइट से रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, या वो सारी चीजें आपका, तो वो एक इजी वे में उसको आप रिवीजन कीजिए। मतलब ये दिमाग में लाइए कि एक दिन में आप सब टॉपिक मेरे को रिवीजन करते जाना है। ये मत सोचिए अब आप कि क्वेश्चन 20 आएगा कि 10 आएगा, कुछ नहीं, अपने को मतलब तैयारी करके जाना है। सेम केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अधिकांश चीजें रटने वाली हैं, तो रटने वाली हैं तो उनको भी एक अपना टाइम टेबल बना करके उनको रटिए, ठीक। और बाकी जो अदर पार्ट है तो हमने खूब पढ़ा है, पूरा 1.5 साल से बायोलॉजी अपन या एग्रीकल्चर या बॉटनी ये सब चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो लगातार इसका टेस्ट भी हुआ है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा टेंशन मत पालिए। ये मान करके चलिए कि भाई आपने टेस्ट प्रॉपर दिया हुआ है या नहीं भी दिए हुए हैं, तो जो भी टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से आप रट डालिए। अभी आखिरी 4 तारीख तक का जो भी मेरे द्वारा वीडियो वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उसको ध्यान से देखते रहना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो को डाल रहा हूं जिसकी अभी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजों को बढ़िया ध्यान दीजिए, ठीक, और पेपर आपका अच्छा बनेगा। पॉजिटिव सोच लाइए, ठीक। तो ये सब चीजें, क्योंकि टेंशन पाल करके या डिप्रेशन में जाकर के आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आइए यहां पर हम देखते हैं इस चीज को एक बार फिर से। मैं आपको थोड़ा सा फर्टिलाइजर के बारे में बता रहा हूं। फर्टिलाइजर हालांकि ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया हूं, लेकिन हुआ क्या कि शुरू में जब ऑनलाइन क्लास में लिया था तो फर्टिलाइजर उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में जो ऑफलाइन क्लास है उसमें फर्टिलाइजर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये 100% क्लियर है कि भाई एग्रीकल्चर में कम से कम आपका 4 to 5 क्वेश्चन रहेगा न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर से रिलेटेड रहेगा। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आपको रटना है किन चीजों को, आपका जो प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है कि कौन सा प्लांट में डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है, कौन माइकोप्लाज्मा से हो रहा है, कौन फंगल डिसीज है, ये सारी चीजों को आप कीजिए। थोड़ा सा एक काम कर लेना कि पेपर को देखने से समझ में आता है कि बॉटनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आते हैं।
तो जनरल जो बॉटनिकल नेम आप जान रहे हैं, राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, इस टाइप की चीजों को आप कर सकते हैं। बाकी अगर जो बॉटनिकल नेम वगैरह है यदि याद नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए मैं फर्टिलाइजर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फर्टिलाइजर को जब अपन पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजर में अपने को क्या मिलता है, कुछ टर्मिनोलॉजी मिलती है। सबसे पहले अपन टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक। ये जैसे अपन देख रहे हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक। अब स्ट्रेट फर्टिलाइजर या मतलब इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया फर्टिलाइजर को, एक आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट संबंधित। मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो अपने को मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, मेजर एलिमेंट या उसी को बोला जाता है प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ये तो आपको बिल्कुल रट के रखना है कि कौन कौन से आपका मैक्रो एलिमेंट है और कौन से आपके माइक्रो एलिमेंट हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हमने पढ़ा है जो 9 एलिमेंट है उसको हमने पढ़ा है मैक्रो एलिमेंट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये 9 एलिमेंट को हमने पढ़ा है कहां पर, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा फर्टिलाइजर जो हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगा या प्लांट को मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी फर्टिलाइजर या उसी को अपन क्या बोल देंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कहा जाएगा। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है हमारे पास, एक पढ़ा है हमने, ठीक है। एक इसमें क्या है अपन देखा, मैग्नीज, क्लोराइड, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है, मॉलिब्डेनम, बोरान और निकेल, ये एक एलिमेंट हमने पढ़ा है। तो न्यूट्रिएंट्स को आप देख लेना, न्यूट्रिएंट्स यदि आपको मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई आपको क्वेश्चन देता है, मान लिया जाए कि कौन सा इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हैं। ये आपका आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक सल्फेट, ठीक है, सब माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हैं। बोरेक्स को आप अच्छे तरीके से रख लेना। बोरेक्स यहां पर क्या है ध्यान रखेंगे, आपका Na2B4O7 10H2O। ये बोरेक्स का क्या है, आपका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। ये भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलने का मतलब क्या है, ये बोरान को प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको बोरान प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट और ये क्या हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस तरीके से जो भी अपने को यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये ऑलमोस्ट क्या है, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड हैं, ठीक। तो ये पूरा इसको रख लेंगे अच्छे तरीके से। अब बचा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको क्या रहा है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा फर्टिलाइजर जो अपने को सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे, ध्यान रखना, स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलोगे। जैसे हमने बोला कि आपका यूरिया, तो यूरिया किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन क्या है, आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट से संबंधित एक ही प्रकार का अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर। एक बार फिर से देख सकते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड सिंगल टाइप ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसका एग्जांपल क्या होगा, आपका यूरिया। सेकंड नंबर पे आते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा फर्टिलाइजर जो अपने को 2 और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यदि प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के पूरे नाम को अच्छे से यहां पे आप रट लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन की वैरायटी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है और कौन सा इसमें स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में नाम को पूरा अच्छे से रट लेना, यहां पर डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और ये आपका अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। मतलब यहां पर क्या है कि कुछ चीजें अपने को रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल रख लेना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहां पे अमोनिया भी प्रोवाइड कर रहा है, फास्फोरस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, पोटेशियम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं इनका नाम को पूरा अच्छे तरीके से आप रख लेंगे यहां पर, ठीक है। ये हुआ आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसके बाद क्या होता है, कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या है, जो अपने को एनपीके प्रोवाइड करे, अपने को कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या होता है, आपका एनपीके। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट, या इसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्रांतिक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एनपीके में आपका ये क्या रहेगा, 80 किलोग्राम क्या होगा नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम क्या रहेगा यहां पर आपका फास्फेट और 40 किलोग्राम क्या होगा आपका ये पोटेशियम, ठीक है। मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या हुआ आपका यहां पर 2:1:1। तो जो एनपीके है
ये कंप्लीट फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो आपको रट करके रखना है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आता है, इसके बाद स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो गया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो गया, कंप्लीट फर्टिलाइजर हो गया। इसके बाद क्या होता है, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या है कि भाई ऐसा फर्टिलाइजर जो अपने को लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ध्यान रखना, ये हम प्राइमरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। हमने क्या टर्म इस्तेमाल किया यहां पर, इसको यहां से हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गया लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, ये आप रख देंगे। ये हमने क्या बोला आपका, ये लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने को लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलोगे लो एनालिसिस, और जो अपने को क्या है मोर देन 25% प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो अपने को क्या करेगा मोर देन 25% प्रोवाइड करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर का एग्जांपल क्या हुआ, ध्यान रखना, SSP। ये आगे चल के पढ़ेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट बोलने का मतलब क्या है कि इसमें जो अपने को, ठीक है, इसमें अपने को जो फास्फेट मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, ध्यान रखना अपने को, ये 16%। कितना फटला अपने को फास्फेट मिल रहा है इसका, अपने को सिंगल सुपर फास्फेट। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, जो फास्फेट 16% मिल रहा है। और फास्फेट क्या है, ध्यान रखना है आपको, तो फास्फेट क्या है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। तो यहां पर इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट की वैल्यू है लेस देन 16% है, इसलिए इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, आपका इसमें कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से यदि हम बात करें किसकी, यदि आपका हाई एनालिसिस, तो हाई एनालिसिस बोलने का मतलब क्या हो गया, यूरिया। क्योंकि यूरिया क्या है आपका नाइट्रोजन 46% प्रोवाइड कर रहा है, तो मोर देन 25% हुआ। तो ऐसा फर्टिलाइजर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट मोर देन 25% प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहलाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर तो हो गया क्लियर। इसके बाद मेन अपने को पढ़ना है, ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेट फर्टिलाइजर को अपने को डिटेल करना रहेगा। स्ट्रेट फर्टिलाइजर का डिटेल बोलने का मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम क्लास लूंगा मैं या जो वीडियो शाम को बना के डालूंगा उसमें स्ट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन कौन सा है, अमोनियम वाला फर्टिलाइजर कौन सा, नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर कौन सा है, ठीक है, फास्फेट वाला फर्टिलाइजर कौन से हैं, या आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है। ये आप चाहें तो अपना चार्ट में उसको आपको याद करना है तो आप उसको याद भी कर सकते हैं, रखना पड़ेगा, ध्यान रखना कई चीजों को। ठीक, तो ये था आज का हमारा। पिछले एक वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था ओलेटिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। ये क्या पढ़ाया था मैं आपको, ये ओलेटिलाइजेशन। तो ओलेटिलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ओलेटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। यहां पर अपने को ये देखना है ये ओलेटिलाइजेशन की कंडीशन कहां पर पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे जहां पर आपका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू क्या है आपका मोर देन 8 है, मतलब ऐसी मृदा या ऐसी मिट्टी जहां पे पीएच वैल्यू मोर देन 8 है वहां पर ओलेटिलाइजेशन की प्रोसेस अधिक होती है। या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, मतलब सिंचाई कम हुई है, स्पेशली अपन जैसे बोलते हैं कि धान है, राइस के प्रोडक्शन के लिए अपने को क्या है मोर अमाउंट में वाटर चाहिए, और यदि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा तो वहां पर ओलेटिलाइजेशन की प्रोसेस अधिक मात्रा में होती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।